मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनवायरमेंटल एजुकेशन की अपने बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर है, क्लासेस में अपने बात की थी कल। हाइड्रोस्फीयर की बात की थी और वेजिटेशन पे क्या क्या इम्पैक्ट मानव के द्वारा जो हुआ है उसकी बात की थी। आज अपने बात करते हैं भारत के संदर्भ में मानव और उसके पर्यावरण का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ मैन एंड हिज एनवायरनमेंट इन रेफरेंस इन इंडिया। जो पर्यावरण प्रदूषण है उससे क्या है कि हर कोई देश है उसमें जो प्रदूषित है, प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। लेकिन अब अगर अपने भारत की बात करें तो भारत में भी क्या है कि जब से अपने जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज स्टार्ट हुई है तब से लेके हर जितनी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है उससे कहीं ना कुछ प्रदूषण जरूर होता है। और प्रदूषण फैलाने वाले जो तत्व है उनकी भी संख्या बढ़ रही है। भारत में वन समाप्त हो रहे हैं क्योंकि हम डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए जो फॉर फॉरेस्ट को जो काट रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो वो तो ख़त्म हो रहा है और जो पोल्यूशन है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। अब समुद्र तट जो है उनके वो भी क्या है विषाक्त हो रहे हैं। समुद्र में क्या है अपने कोई भी चीज़ें जो अपना वेस्ट होता है उसको डंप कर रहे हैं। औद्योगिक और नगरीकरण जो हो रहा है उसके कारण भी क्या है, और जो एग्रीकल्चर से जो अपशिष्ट निकल रहा है वो भी क्या है पानी को प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, जो कीटनाशक वगैरह आ रही है सारी चीज़ें प्रदूषित पानी को प्रदूषित कर रही है। ठीक है, अब क्या है पीने योग्य जो पानी है वो जो जहरीला हो चुका है उसको साफ करने के लिए हमें क्या है कि अगर उसको हम अपने साफ करने पीने योग्य बनाएं तो उसमें बहुत टाइम लग सकता है। अनियंत्रित पानी कीटनाशकों व उर्वरकों की मात्रा से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आधी से अधिक कृषि योग्य भूमि अपना उपजाऊपन खो चुकी है। अब एग्रीकल्चर में अपने ज़्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का यूज़ किया, उससे क्या है कि उसका जो उपजाऊपन है, मेनली जो फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं अपने यूरिया, डीएपी, जो ये चीज़ें आती हैं, इनसे क्या है कि उसका जो उपजाऊपन है वो ख़त्म हो रहा है। शहरों की हवा तो सांस लेने योग्य ही नहीं रही। नालों से गंदगी और मलयुक्त पानी की आपूर्ति हो रही है। पंजाब के कुछ भागों में तो माँ का प्राकृतिक दूध डीडीटी से इस कदर प्रदूषित हो गया। अब जो डीडीटी था अपने पहले जो अब बैन हो चुका है अभी तो, लेकिन उससे क्या उसके छिड़काव से क्या हुआ कि प्रदूषण इतना हो गया कि जो माँ का दूध जिसको अपने साफ मानते हैं, स्वच्छ मानते हैं, बच्चे के लिए उपयोगी मानते हैं, वो भी क्या है कि अगर अपनी ह्यूमन बॉडी के थ्रू, जो फूड चेन के थ्रू अपने अंदर जो डीडीटी प्रवेश हुआ उससे क्या है कि वो भी प्रदूषित हो गया है, उसमें भी प्रदूषण है। यदि उसकी जांच करवाई जाए तो स्वास्थ्य विभाग को मजबूर होकर उसे जब्त करवाना पड़ेगा। इन सब से ऊपर मुंबई स्थित तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, जहां से रेडियो धार्मिकता लगातार फैल रही है, जिसकी अनदेखी करना किसी भी समझदार और विकसित राष्ट्र के लिए आसान नहीं होगा। ठीक है, यह सारा कुछ विकास के नाम पर हो रहा है। ये सारी जितना भी पोल्यूशन हुआ सब कुछ ये क्या डेवलपमेंट के नाम पे हुआ। दुर्भाग्य से यह सब कुछ सिर्फ चंद लोगों की स्वार्थपरकता की वजह से हो रहा है, जिसमें राजनीतिक और आर्थिक कारण भी सम्मिलित है। हमारे ही बीच के राजनीतिक और औद्योगिक सहयोगियों की मदद से दुनिया की कई शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय निगम और सरकारें, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया प्रमुख है, भारत के तटों, झील, नदियों, मिट्टी और लोगों के जीवन में जहर घोल रहे हैं। जो दूसरी कंट्री के जो ई वेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं या किसी भी प्रकार का जो वेस्ट होता है उसको क्या है समुद्र के किनारे, समुद्र में डाल रहे हैं। तो उस पे भी अब धीरे धीरे कानून बन गया कि ट्रांस बाउंड्री का जो कानून होता है कि आप अपनी बाउंड्री के अंदर ही जो वेस्ट है उसको डंप करें। यह नहीं कि आप दूसरे देश के किसी समुद्र में डंप कर रहे हैं। उससे क्या होता है वो जो ई वेस्ट है वो क्या है मछलियों के थ्रू जो मछली के अंदर चला गया, मछली को अगर कोई भी निकाल के और उसको खाते हैं, जो अपने तटीय जो लोग हैं, दक्षिणी भारत के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं उनका भोजन चावल और मछली है, तो वो क्या उस मछलियों को निकाल के खाते हैं, तो उनसे जो पदार्थ मानव के भोजन श्रृंखला में चला जाता है, तो इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मस्तिष्क को भी क्षतिग्रस्त करने वाला लेड इन देशों में लाखों किलोग्राम की तादाद में प्रतिवर्ष भारतीय तटों पर आता है। जो लेड है जो कि अपना जो माइंड है उसको खराब करता है। ठीक है, उसको क्षतिग्रस्त करता है। तो जो लेड कैसे आता है, लेड की क्या है कि जैसे कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसके अंदर क्या है लेड की जो अपने जो ये पैनल्स जो बने होते हैं उसमें लेड की थोड़ी बहुत मात्रा होती है। तो जब अपने वो वेस्ट
जो है इलेक्ट्रॉनिक, आपके कंप्यूटर हो गए, मोबाइल हो गए, कुछ भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको अपने समुद्र में डंप करते हैं, तो क्या होगा कि वो लेड जो है वो पानी के साथ घुल के और मछली के शरीर में चले जाएगा, वहाँ से फिर वो अपनी भोजन की श्रृंखला में आ जाएगा। इसी क्रम में लाभ के भूखे व्यापारी लाखों टन खतरनाक पीवीसी प्लास्टिक जो है वो भी क्या है, कचरे का प्रतिवर्ष भारत आयात कर रहे हैं। अपने क्या करते हैं, जैसे जो डेवलप कंट्री है वो क्या करती है, जैसे जो उनका वेस्ट होता है, जैसे मान लो उनके 4G कंप्यूटर्स हैं, अब उन्होंने तो अच्छी नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, अब जो उनके 4G कंप्यूटर्स थे, सपोज करो अब पूरे अमेरिका में जितने भी कंप्यूटर्स थे, आपके जो 4 स्टेज के जो थे, चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, वो उनके लिए वेस्ट हो गए, उन्होंने नई टेक्निक्स यूज़ कर ली। अब वो जो वेस्ट है उसको क्या करें, वो उसका दोबारा वो रीअसेंबल करें तो उस पर खर्चा ज़्यादा आता है। वो क्या करते हैं, उसको दूसरे जो डेवलप्ड कंट्री है जहाँ पे टेक्निक्स कम है, जहाँ पे अभी वो चीज़ें चलन में है, तो उन चीज़ों को वो क्या करते हैं, उनको रीसेल कर देते हैं, उनको आधी कीमतों में या कम में कैसे भी करके उसको रीसेल कर देते हैं। तो वो प्रोडक्ट क्या है हमारे यहाँ पे आके और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, उत्तरी भाग के राष्ट्रों के लोग प्लास्टिक संवर्धन को जहरीला मानकर उसके खिलाफ आवाज मुखर कर रहे हैं। भारत में बढ़ रहे जहरीले पदार्थों का सर्वाधिक असर स्त्रियों और बच्चों पर पड़ा है। इसके प्रभाव से बड़े और बीमार लोग भी अछूते नहीं बचे हैं। भारत में बढ़ती हुई पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर राष्ट्र सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने कोई व्यापक कदम नहीं उठाया है। नई पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम को तोड़ने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती है। ऐसे में हमारे नव निर्वाचित सांसदों और विधायकों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे पता लगाएं कि इन जहरीले तत्वों का आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। जरूरत इस बात की है कि मुद्दा विहीन राजनीति या राजनीति की नूरा कुश्ती के बजाय नेता अपने अपने क्षेत्र में स्थापित जहरीले उद्योगों पर श्वेत पत्र जारी करें। यही नहीं, पर्यावरण कानून की अवहेलना करने वालों को भी पहचान करें, क्योंकि जनता उनसे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कुछ प्रश्नों का जवाब भी चाहती है। वह जानना चाहती है कि हमारी सीमाओं पर कौन कौन से जहरीले कचरे एकत्रित किए जा रहे हैं, स्थानीय प्रशासन इस जहर से कैसे बचेगा, इसकी कोई योजना है अथवा नहीं, आबादी पर खतरनाक उद्योगों के पड़ने वाले प्रभाव का कोई अध्ययन किया गया अथवा नहीं। ऐसे तमाम प्रश्नों का जनता शीघ्रता से जवाब चाहती है। विश्व के कई विकसित औद्योगिक राष्ट्र जहरीले कचरे को ठिकाने लगाने के लिए हमारे देश को डंपिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वे भारत को जहरीले कचरे को सस्ते में निर्यात कर देते हैं। इस कचरे को भांप कर सामाजिक और पर्यावरणकर्ता पत्रकारों समेत इसके खिलाफ एक मंच टॉक्सिक लीग गठित किया है। टॉक्सिक लीग ये एक गठन किया गया है कोई कमेटी का। यह मंच जहरीले पदार्थों को प्रभाव को मुद्दा बनाकर इस विषय पर वैचारिक लड़ाई भी शुरू कर चुका है। इस मंच से जुड़े लोग बंदरगाह और हवाई अड्डों पर उतरने वाले माल की जांच कर पर्यावरण कानून का उल्लंघन करने वालों पर निगाह रख रहे हैं। गुजरात के अंकलेश्वर और वापी, महाराष्ट्र के थाने, बेलापुर और पटलगंगा तथा आंध्र प्रदेश के पुतनेचेरू जैसे केंद्रों से जहरीले पदार्थ के उत्सर्जन पर कड़ी निगरानी रखते हैं। इस मंच के पास जहरीले उद्योगों से जुड़े मसलों पर पर्याप्त जानकारी का भंडार उपलब्ध है, जिसका लाभ पत्रकारों, वकीलों के साथ भी लोग भी उठाते हैं जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करते हुए उद्योग चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि जैसे इन तटों पे जो चीज़ें कोई मान लो प्रदूषित जो एनवायरनमेंट को अपने हानि पहुंचा सकती है, ऐसे माल को वो क्या करते हैं, वो निगरानी रखते हैं और उसका जांच करते हैं। भी इस प्रकार के जो आयात किए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम मान लो या कोई भी आइटम है, प्लास्टिक है, आपका कुछ भी है, जो कि सस्ते तौर पे खरीद तो लिया गया, लेकिन वो क्या वो भारत में आने के बाद भारत के जो पर्यावरण है उसको प्रदूषित कर रहा है या हमारी जो मानव जाति है उसके लिए कोई किसी प्रकार से खतरा है। तो इन सब चीज़ों का वो टीम जो है टॉक्सिक लीग, ये क्या है, ये उस पर निगरानी रखती है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट बात करेंगे क्लास में पर्यावरण का मानव पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, थैंक यू।